आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। सियासी माहौल को तो आप देख ही रहे हैं कि किस कदर ख़राब या अच्छा हो रहा है, और ये जो नया साल है इसमें आगे क्या होने जा रहा है, गर्मी बढ़ेगी या मज़ीद गर्मी बढ़ेगी, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि 2019 में पाकिस्तान और इर्द गिर्द के ममालिक का जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफ़ा होने जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं ख़ुद गालिबन हम भी पूरी तरह इदराक नहीं रखते। इस मसले पे जो कि एक टेक्निकल मसला है, एक गंभीर और वसी मसला है, ज़रूरत इस बात की है कि बजाय इसके कि हम खुद पंडितगिरी करें और सो कॉल्ड माहिर बने, किसी ऐसे शख्स से बात करना ज़्यादा मुनासिब है कि जिसका ओढ़ना बिछोना ही माहौलियात है। तो इसी खोज में हमने तलाश किया एक नौजवान को। नौजवान तो खैर वो नहीं है, अधेड़ उम्र हैं, मुझसे बहरहाल छोटे हैं। ये साहब पिछले 18-20 साल से माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली इनका ओढ़ना बिछोना है। पेशे के लिहाज से सहाफ़ी हैं, इस वक्त डेली टाइम्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी फ्रीलांसिंग रिपोर्टें पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तकरीबन हर काबिल ज़िक्र जगह छप चुकी हैं। मसलन ऑस्ट्रेलिया का ABC, CNN, टाइम मैगज़ीन, इसके अलावा न्यूज़ वीक, पाकिस्तान में न्यूज़ लाइन, हमारा डॉन, जियो वगैरह, जहाँ भी ज़रूरत होती है ये चले जाते हैं। तमाम जो आलमी अहम माहौलियाती कॉन्फ्रेंसें हैं वो अटेंड कर चुके हैं, और ताज़ा तरीन अभी जो पोलैंड के दारुल-हुकूमत वारसा में कॉन्फ्रेंस हुई उसको अटेंड करके आ रहे हैं। पाकिस्तान इनका माहौलियाती फ़ोकस है, ज़ाहिर है पाकिस्तानी होने के नाते से। थैंक यू सो मच अमर गुर्रो साहब कि आप तशरीफ़ लाए। अमर गुर्रो का जो ताल्लुक़ है वो थरपारकर से है। थरपारकर जो हमेशा बारिश को तरसा है, थरपारकर जो हमेशा नक़ल मकानी का इस्तारा है। तो गुर्रो साहब ये बताइए कि ये जो नक़ल मकानी हो रही है माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में, बारिशों में कमी का हम रोना रो रहे हैं, खुश्क साली ने कई सालों से हमें लपेट रखा है, बल्कि बलूचिस्तान का तो एक मुस्तकिल फ़ीचर ही गोया बन गया है खुश्क साली। सैलाब आ जाते हैं और हमें इदराक नहीं होता कि अगले साल जो सैलाब आने वाला है वो कितना बड़ा होगा, पिछले साल जो सैलाब आया वो क्यों आया, मुझे तो इदराक नहीं है एक आम शहरी के तौर पे। क्या जो रियासत के कंसर्न लोग हैं या इदारे हैं उनको इदराक है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और आइंदा क्या होने जा रहा है? वसत साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अगर पाकिस्तान को हम माहौलियात के हिसाब से एक पॉलिटिकली नहीं मगर अगर एक फ़र्ज़ी तौर पर उसको हम दो हिस्सों में बांट दें कि मुल्तान रीजन जो है, मुल्तान रीजन जो कि मेलसी बिहाड़ी से होता हुआ ये जो सदरन पंजाब है, यहाँ से अगर एक लाइन हम बनाए और ऊपर का पाकिस्तान और नीचे का जो पाकिस्तान है, जो नीचे वाला पाकिस्तान है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है पिछले 20 सालों से। जनूबी पाकिस्तान जो कि आप समझे मुल्तान रीजन को लेकर उससे नीचे, वहाँ बारिशों की सूरत हाल हो, वहाँ हीट वेव की सूरत हाल हो, वहाँ कहत साली की सूरत हाल हो, वहाँ ग्राउंड वाटर ज़मीन का जो पानी है ज़ेर आब जो है उसकी सूरत हाल हो, इन सारे मसाइल से ये जो जनूबी पाकिस्तान है ये भुगत रहा है। जबकि जो अपर पाकिस्तान या जो नार्दर्न पाकिस्तान है, जो इससे ऊपर जो भी हिस्सा है, वहाँ पे बारिशों की कंडीशन भी बेहतर है, ग्लेशियर भी वहाँ पर हैं, जो नदियाँ हैं वो भी वहीं से शुरू होती हैं, वहीं से आती हैं और फिर नीचे पहुँचते उसके अंदर एवापरेशन का रेट और पानी का ज़ाया होना और बहुत सी चीज़ें जो है वो है। तो पाकिस्तान में इस वक्त मुझे नहीं लगता, एक तो हुकूमत जो होती है वक्त के हाकिम या जो इदारे हैं, जो इरसा है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, वापडा है, उसके अलावा जो एग्रीकल्चर है या दीगर जो इदारे हैं, उनको अभी तक, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ ये सारा साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो उसकी जो मैपिंग है वो भी एक साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए कि हमारे पास ज़ेरे आब पानी कितना है, हमारे यहाँ बारिशें कितनी हो रही हैं, कितनी कम हुई हैं,
दर्जा हरारत कितना बड़ा है या उसके ट्रेंड्स क्या हैं या ज़रात के अंदर जो है वो क्या ट्रेंड ये मैपिंग नहीं है हमारे पास कोई उसकी एग्जैक्ट फिगर जो है वो नहीं है किसी भी इदारे के पास ना फ्यूचर के अंदर के क्या होगा कि ये सैलाब बढ़ जाएंगे या नहीं। एक खदशा जाहिर किया जाता है, बहुत सी मिथ हैं पाकिस्तान के अंदर, एक जो है वो कहावतें हैं कि पानी कम हो गया है, पानी बढ़ गया है, सूरत हाल ख़राब हो जाएगी, मगर इसकी कोई भी साइंटिफिक इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब साहब उसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है या वाटर एंड पावर का जो इदारा है, हर कोई अपने अपने अलग अलग काम कर रहा है, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो सिर्फ एक उस तक महदूद है, तो मैपिंग तो तब होगी जब तमाम सेंट्रल अथॉरिटी हो, कोई सेंटर ऑफ अथॉरिटी और कोई कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि जब आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, एक इदारे से दूसरे इदारे तक नहीं जा रही। मसलन बारिशों की अभी हमने बात की तो 2018 में ये कहा गया कि इस बरस जो है 40% कम बारिशें होंगी और जिससे पाकिस्तान का ज़राअत का शुबा बुरी तरीके से मुतासर हुआ और जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी ग्रोथ के ऊपर भी। तो ये जब इदराक ही नहीं हो पा रहा तो गोइंग फॉरवर्ड आप क्योंकि अब जाते भी हैं कॉन्फ्रेंसेस में तो हमें पता है कि हुकूमत की तरफ से भी वहाँ लोग जाते हैं, तो वापस आते हैं तो कोई ऐसी माहौलियाती पॉलिसी कहीं आपको लगता है कोई बन रही है, कोई सोच रहा है या बिल्कुल सिर्फ बातें हैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तो 18वीं तरमीम के बाद सूबे अलग हो गए, फिर सूबों के अंदर भी डिपार्टमेंट्स जो है मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के उसमें अंडर में आते हैं। उसके बाद ये जो आप प्रेडिक्शन की बात कर रहे थे, फोरकास्ट जो वेदर डिपार्टमेंट की है, हमारे वेदर डिपार्टमेंट के पास अपना सैटेलाइट नहीं है। हम जो पाकिस्तान का वेदर डिपार्टमेंट है, जो मौसमियात का महकमा है, वो दूसरों से जो है वो डेटा लेते हैं, यानी उनके पास रियल टाइम डेटा नहीं है किसी भी किस्म का। तो उसके बाद जो प्रेडिक्शन है, आप अगर यूएस में देखेंगे तो वो 1 दिन की प्रेडिक्शन या 3 दिन की प्रेडिक्शन, 1 हफ्ते की, 1 महीने की, 6 महीने की, इस मौसम की, पूरे साल की और 10 सालों की, एक उनके पास एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो होती हैं। हमारे पास जब ये नहीं है और दूसरा ये कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इस साल एक जर्मन वॉच नामे एक इदारे ने एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान दुनिया में 8वें नंबर पर क्लाइमेट चेंज का विक्टिम वल्नरेबल जो कंट्री है वो, और उसमें भी जो हीट वेव्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है उसका नुकसान होता है, यानी उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो भुगत रहा है। ये डेटा थी पिछले 20 सालों की, उस डेटा की बुनियाद पर उन्होंने हमें कैटेगरी उसमें रखा है कि 8वें नंबर पे सबसे ज़्यादा हम विक्टिम हैं। अब जैसे ये COP24 हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, UN की तरफ से जो होती है, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ये उसकी तजदीद थी। उसमें हमारे मिनिस्टर जो थे मलिक अमीन असलम साहब जो है क्लाइमेट चेंज के, वो गए थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें भी रखी हैं और वापस आकर जो है उस पर जो प्लानिंग करनी है, फॉर एग्जांपल सूबों को बुलाया जाए, उनको बताया जाए, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स इस वक्त फेडरल के पास नहीं है, तो सूबों को बुलाया जाए, उनसे यानी कि मशवरे किए जाए कि आप वहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करें, और फिर वर्ल्ड को क्या हम वो जो है वो डेटा दें। और पाकिस्तान ने एक डिमांड की है कि हमें इतने पैसे चाहिए ताकि हम अपनी इस वल्नरेबिलिटी को मुँह दे सकें। जैसे वुसत ने जिक्र किया कि इस खित्ते में हमने भी जो अब मैप्स आते हैं वो पूरा खित्ता ही शदीद गर्मी की लपेट में दिखाया जाता है, बिल्कुल सुर्ख रंग में, कि यहाँ पे टेम्परेचर तेज़ी से राइज़ हो रहा है। तो हमारे पड़ोसी ममालिक, मतलब जैसे भारत हो गया या अफ़गानिस्तान, तो चले वो शुमाली साइड पे आ जाता है, लेकिन दूसरे ममालिक जो हैं वो भी इस चीज़ पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो कम व बेश मौसम जो है वो अच्छा, एक ही तरह वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो पास पानी कितना है और कितने पानी की ज़रूरत है, यानी बर्तन कितना भरा हुआ है और कितना खाली है। वो ठीक है कि किसी इदारे को बकौल आपके एग्जैक्टली नहीं मालूम, इस पे काम भी उस तरह से नहीं हुआ, आपका क्या अंदाज़ा है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आजकल बहुत ज़ोर शोर से कहा जा रहा है कि बस डैम अगर बन जाए ना एक बार, बस तो सारे दलदल दूर हो जाएंगे। ये वापडा की ही फिगर है कि जो हमारे रिवर इंडस सिस्टम में 146 बिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो मौजूद है, और उसमें से कोई 48 मिलियन एकड़ फीट जो है वो एवापरेट हो जाता है या
सीपेज हो जाता है, बाकी जो पानी बचता है वो है हमारे काबिल इस्तेमाल। पाकिस्तान को पहले आप समझें, अगर रिवर इंडस दरमियान से गुजरती है तो रिवर इंडस के दोनों साइड पर एक 100 किलोमीटर की पट्टी है, वो ही सब कुछ पाकिस्तान है कि उसमें सबसे बड़े शहर हैं, उसमें आपकी इंडस्ट्री है, उसी में आपकी ज़राअत है, वो ही सारा जो कुछ भी है वो है लाइफ लाइन जो हमारी है, वो जो इंडस इको रीजन जिसको कहते हैं, जहाँ इंडस का पानी पहुंचता है, तो वो जो लाइन है, तो ये जो पानी है कोई 96-95 मिलियन एकड़ फिट जो है हमारे सिस्टम में मौजूद है। अब उसमें पाकिस्तान में हमारा मसला ये है कि हमें माहौलियात और पानी और दीगर चीज़ों के हिसाब से वो इदराक या शऊर या तालीम नहीं है। तो एक बहुत सी मिथ है कि सबसे बड़ी मिथ है कि पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज है, दूसरी बड़ी मिथ है कि पाकिस्तान में स्टोरेज नहीं है, तीसरी बड़ी मिथ है कि पानी जो है वो समंदर में ज़ाया हो रहा है। तो इन तीनों को जरा हमारे लिए डीक्लासिफाई करें, ये मिथ्स हैं, हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात है, तो वन बाय वन ये मिथ जरा ब्रेक करें। एक तो ये है कि देखें, पाकिस्तान उन ममालिक में है जिनके पास सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं और वो थोड़े से पिघलते हैं, उससे रिवर चलती है और हमारे पास पानी आता है और उसकी कोई शार्टेज नहीं है। 2050 तक उस पानी में कोई बड़े पैमाने पर शार्टेज नहीं होनी, क्योंकि जो हमारे ग्लेशियर जहाँ पे हिमालयाज और जो हमारे रीजन्स हैं वहाँ पे जो डेटा बताता है वो ये है कि जो या तो बर्फ़ थोड़ी सी ज़्यादा पड़ी है या ग्लेशियर थोड़े से ज़्यादा मेल्ट हुए हैं। ये जो हमने एक मिथ बनाई हुई है कि बहुत बड़े पैमाने पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ख़त्म हो जाएंगे, 20 साल में सारे ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे, तो इस बात में कोई सदाकत नहीं है, ये एक मिथ है। दूसरा ये कि हमें स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज क्यों चाहिए, यानी क्यों चाहिए स्टोरेज? ताकि नहरों में पानी आ सके, बिजली बन सके। अब मैं आपको बताऊं, ये जो 96 या 95 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है उसमें सिर्फ 4.5 मिलियन एकड़ फीट म्यूनसिपल ज़रूरत के लिए, इंसानी ज़रूरत के लिए, पीने के लिए, शहरों के लिए, और 3.5% जो है 3.5 MAF जो है वो हमें चाहिए सनत के लिए। बाकी पानी सारा का सारा हमें चाहिए ज़राअत के लिए। ठीक है, अब ये हो गई, यानी 93% पानी ज़राअत के लिए चाहिए। 93% हमें पानी चाहिए ज़राअत के लिए। अब हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ी है या इंडस्ट्रीज़ बढ़ी है या सीपेक के बाद हमारी इंडस्ट्री जो बढ़ने का चांसेस है, तो 2030 तक जो है ये पीने का पानी और ये सन्नती पानी जो है ये इसकी ज़रूरत डबल हो जाएंगी तकरीबन, मगर ज़राअत का पानी तकरीबन वही रहेगा। अब हम कहते हैं कि हमें रिजर्वायर चाहिए क्योंकि हमें पानी रोकना है। असल मसला इस मिथ में जो है वो असल हकीकत ये है कि पानी जो है हम ज़ाया कर रहे हैं ज़राअत में, एग्रीकल्चर इफ़िशेंसी ना होने की वजह से हम गलत जगहों पर गलत फसल काश्त कर रहे हैं। मैं आपको अगर पानी का जो कैलकुलेशन है वो बताऊं कि 1 किलो जो चावल है उसमें कोई 2500 लीटर पानी के आते हैं। ज़रूरत है नहीं, 2500 लीटर पानी चाहिए 1 किलो चावल को प्रोड्यूस करने के लिए। या जो एक बीफ जो गोश्त है उसका 1 किलो के लिए 15-15,500 लीटर पानी चाहिए। यानी इतना आप पहले गंदम को दोगे, फिर आप किसी गाय को, भैंस को खिलाओगे, उससे जो है इतना प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम क्योंकि ज़रई मुल्क हैं तो हम अजनास को ही, ज़रई अजनास को एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी राइस जो है वो दिन ब दिन एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मुझे 2500 लीटर पानी के, राइस 300-400 रुपये मैक्सिमम जाता है, तो आप मुझे 2500 लीटर पानी के 400 रुपये में देंगे? हम क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो? अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं राइस को, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बीफ को, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कमोडिटीज़ हैं वो, अगर हम बज़िद हैं अगर कि नहीं हमें तो हर सूरत में जो है एक्सपोर्ट राइस ही करना है, अगर ये 2500 गैलन पानी अगर हम दें किसी खजूर के दरख्त को, तो उसमें से हम 1.5 टन 2 टन के करीब खजूर निकाल सकते हैं 1 किलो पानी से, 1 किलो राइस से। तो हम खजूर क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते? उसके बजाय अगर हम गुलाब का फूल करें, मैंने कोई देखा था कि फ्रांस में $3 का जो है एक फूल जाता है। तो अगर हम ये 1000 से हम 1
टन जो है गुलाब के फूल बना सकते हैं। 1,000 किलो राइस से हाँ, हम 1 टन के करीब जो है गुलाब बना सकते हैं। और वो उसको अगर हम एक्सपोर्ट करें तो हमें ये है कि एक नेशनली हमारी एक बन गई है, माइंड सेट बन गया है कि नहीं, हमने जो है वो हर सूरत में डैम बनाना है, पानी स्टोर करना है, उससे तो राइस बनाने और हैं, उससे और राइस कपास चावल उगाने हैं और उसको बाहर भेजें। हाँ, लेकिन फिर भी अच्छा, एक और मिथ जो है ना, अभी मिथ तोड़ रहे हैं ये। हाँ, एक और मिथ है कि ये जो समंदर में पानी जा रहा है ये सारे का सारा ज़ाया हो रहा है। नहीं, किसी के पास भी डेटा नहीं है कि पिछले 20 सालों में कितना पानी गया है, क्योंकि पानी तो है नहीं जब सिस्टम में। एक साइड कह रहे हैं कि पानी नहीं है, कि हमें डैम बनाने, दूसरी साइड कह रहे हैं कि पानी ज़ाया हो रहा है समंदर में। अच्छा, समंदर में पानी जो ज़ाया होता है, ये अगर आप किसी इन्वायरमेंटलिस्ट को बात कहें तो वो बड़ा हंस पड़ेगा कि यार ये हमारी जो रिवर इंडस है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड है। इसका एक जो डेल्टा है जहाँ पे ये गिरती है वो एक जगह से नहीं गिरती, वो 17 रिवर्स बनती हैं इस तरह। और उसके दरमियान जो है, जब दोनों साइड से मीठा पानी बह रहा था तो यहाँ पे एक ज़रखेज़ ज़मीन थी, वहाँ पे मैंग्रोव्स के फारेस्ट थे, वहाँ पर एक बड़ी एग्रीकल्चर थी। केटी बंदर जो टाउन है वो बंदरगाह था हिस्टोरिकली, जिसको भिटाई ने अपनी शायरी में भी गाया है। आप श्रीलंका, सिंगापुर में जो लोग माइग्रेट करके गए थे कई सदियां पहले, अगर अभी आप उनसे मिलें तो वो बताएंगे कि यहाँ से घी के और शहद के जो है वो शिप्स जो हैं, कंटेनर्स भर के जाते थे यहाँ से, यहाँ पे जो डेल्टा से। तो मेरे पास एक गज़ेट है, क्योंकि अंग्रेज़ हर जगह को कैलकुलेट करते थे, तो 1929 की एक गज़ेट है जिसमें जो गंगा नदी का जो डेल्टा है, गेंजिस का, सुंदरबंस जो बांग्लादेश में है, जो मैं देख कर भी आया हूँ, तो वो उससे रिवर इंडस डेल्टा जो है 10 गुना बड़ा था। और पिछले साल सुंदरबन से 1,60,000 मेट्रिक टन सिर्फ शहद निकला है। उसके बाद गूंद निकलता है, उसके बाद कई इकसाम के परिंदे हैं, उसके बाद जो है वो टूरिज़्म, इको टूरिज़्म वहाँ पर होता है। तो जीडीपी में सुंदरबन का बांग्लादेश की जीडीपी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यानी उसकी वजह से उनका माहौल बड़ा बेहतर रहता है। तो ये हम कह रहे हैं कि पानी जो हम ज़ाया कर रहे हैं, अगर हम ये डैम बनाने के बजाय अगर एग्रीकल्चर को अच्छा करें, राइस के बजाय, चावल के बजाय अगर हम खजूर लगाएं, अगर हम कम पानी वाले इलायची लगाएं, अगर हम स्पाइसी जो मसाले हैं वो लगाएं और उनको अगर एक्सपोर्ट करें, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिलती है, बहुत अच्छी कीमत है। और पानी जो यहाँ पर अगर हम दें और इसका रिवाइव करें डेल्टा का, तो हमारे जीडीपी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वहाँ से आ सकता है। उसके बाद आपने सुना होगा कार्बन क्रेडिट जो है, कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि सन्नती मुल्कों ने पहले कोयले को जलाया और उससे जो है गैसेज निकली, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ। तो अब कह रहे हैं कि दरख्त लगाएं ताकि वो एब्जॉर्ब करें। अब जो मुल्क लगाएगा दरख्त, कोई लगाएगा, तो उसको उस दरख्त के हिसाब से पैसे देंगे वो मुल्क। यानी हम एक दरख्त लगा के कहें कि हमने 10 किलो कार्बन जो है एक दरख्त में कर ली, तो 6 लाख पौधे लगाएं तो हमें जो है आप कोई 60 लाख केजी हमने कार्बन एब्जॉर्ब किए, इसके हिसाब से हमें पैसे दिए जाएं। तो वो हम कर सकते हैं, उनसे क्रेडिट जो है वो ले सकते हैं। तो इस पे कि अभी कोई, यानी अगर हम डैम बना भी लें, एक तो उस पर खर्चा है, 5 सालों के बाद किसी की कोई गारंटी होगी कि वो भरेगा। जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि पानी नहीं है, तो उसकी क्या गारंटी होगी कि उसको भरेंगे और उसको फिर हम यूटिलाइज करेंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पानी 50 साल तक है, यही पानी तो है, क्योंकि हमारे पास ग्लेशियर है। और मैं कह रहा हूँ कि आप, तो इसका मतलब डैम में पानी तो भरेगा? बिल्कुल नहीं, डैम में पानी भरेगा, मगर आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ पानी नहीं है, मगर एक तरफ तो आपने पूरे डेल्टा को तबाह कर दिया, दूसरी तरफ आपने एक गैर जो ज़रात के अंदर जो आपने गलत फसलें का जो ट्रेंड है ट्रेडिशनल, उसको आपने कंटिन्यू किया। अच्छा, मैं एक और दलील भी दूंगा डैम की अफादियत में। हो सकता है कि डैम की अफादियत मेरे लिए या आपके लिए ना हो, क्योंकि हर डैम दुनिया का सिल्ट इवेंचुअली भर जाता है, फिर एक नया डैम बनाना पड़ता है, ये एक एंडलेस जॉब है। लेकिन अगर डैम ना हो तो वो सिल्ट जाहिर है कि वो ज़मीन में फैलेगी। बिल्कुल। अच्छा, सिल्ट जो है वो ज़मीन को नई ज़िंदगी देती है, उसकी ज़रखेज़ी को बढ़ाती है। अगर बारिशें होती हैं और नई सिल्ट नहीं आती और पुरानी बह जाती है, तो अगर मेरी मसनूई खाद का कारोबार है तो मेरी खाद उस ज़मीन को मसनूई तवानाई देने के लिए और बिकेगी। तो खाद से और प्रॉब्लम होंगे। हाँ, फिर आपको जो है वो नेचुरल गैस चाहिए खाद बनाने के लिए,
तो आप देखें ना कितने लोगों का रोजगार बन रहा है डैम लगने से। मेरा भले भला ना हो, लेकिन नहीं, मगर आप पूरे अपने इन्वायरमेंट को तबाह कर रहे हैं कि आपकी ज़मीन के अंदर जो जरखेज़ी है वो 4 से 5 इंच होती है, क्योंकि उसको जो है नहरी पानी के साथ सिल्ट आता है, वो उसको हर साल रिवाइव करता है। अगर आप वो एक बार निकाल लेते हैं और दूसरी सिल्ट नहीं आती तो फिर आप मसनूई तरीके से देते हैं, तो आपका एक तो कंटेमिनेटेड हो गया फूड, दूसरा आपकी ज़मीन जो है वो ख़राब हो गई उस कंडीशन के अंदर। डैम को 1500 डैम डिसमेंटल किए हैं अमेरिका ने पिछले 3 सालों में। लेकिन सैलाब कैसे मैनेज करें ये बताएं ना। देखें हर गर्मी में आ जाता है। देखें सैलाब खुद जो है वो एक फ़ायदेमंद है, सैलाब जो है, क्योंकि सैलाब जो है उन सारे ज़मीनों को जो जरखेज़ी जिनमें ख़त्म हो चुकी है उनको जाके पहुंचाता है, वो सिल्ट जो है वो एक नई लाइफ जो है उनको देता है। जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया कि 93% पानी जो है वो ज़राअत को दे रहे हैं, पीने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पानी चाहिए हमें, उसमें भी अगर हम इन सारे खित्तों को देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा। वो ज़राअत का हम ज़्यादा पानी नहीं उठा रहे हैं, मगर उसमें क्रॉप पैटर्न्स को अगर हम देखें और उसमें भी पानी की एक वो है ना, पानी पर टैक्स नहीं है, ज़रूरी पानी पर इतना टैक्स नहीं है। पाकिस्तान में जो पानी है वो क्या दुनिया में सबसे सस्ता है? बिल्कुल, पानी यहाँ ग्राउंड वाटर भी सस्ता है, आप जहाँ चाहे आरओ प्लांट लगा लें, आप जहाँ चाहें। ये तो वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल में चंद ममालिक में होगा जो सोलर ट्यूबवेल पर सब्सिडी देता है। तो ये सहूलत है या जुल्म है? ये जुल्म है पानी के उस रिजर्वायर पर, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है उसको हम किसी तरीके से बढ़ा नहीं सकते, तो उसको हमें बचाना पड़ेगा। वो भी सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है जो हमें यहाँ जो मिथ बनाई गई है कि पाकिस्तान में ग्राउंड वाटर की हालत बहुत ख़राब है। हम शायद 35वें नंबर पर हैं, सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर ब्राज़ील के पास है, कनाडा के पास है, यूएस के पास है, चाइना के पास है, हम 35 नंबर पर हैं। हमसे पीछे भी कोई 100 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो हैं, मगर इस पूरे को बचाने की ज़रूरत है कि हम ग्राउंड वाटर को इस बेदर्दी से जो है ना वो इस्तेमाल ना करें। उसमें हम सोलर पैनल पर जो सब्सिडी दे रहे हैं वो बंद करें, ग्राउंड वाटर को एक मैनेज करें, उसको किस तरह किया जाएगा। और एग्रीकल्चर के अंदर हमने जो है, क्योंकि उस पर अगर हम टैक्स लगाएं उस पानी पर, जो कि एक सालियाना थोड़ा सा एक जो आबियाना या वो जो होता है बहुत थोड़ा सा है, उसको अगर हम उस पर टैक्स लगाएं और इनको पैट्रनाइज करके दें। जैसे आपको याद होगा गुड्डू बैराज पर, सखर बैराज पर उन्होंने एक कैनाल निकाला जिसका नाम था राइस कैनाल। जी जी। उन्होंने कहा राइस सिर्फ इस कैनाल पर होगा, किसी और जगह नहीं होगा। तो सांगड़ वाली बेल्ट पे उन्होंने कहा सिर्फ काटन लगाएंगे, किसी बेल्ट में। तो इसी तरह अगर हम आज करें कि यहाँ सिर्फ खजूर लगेंगी और यहाँ सिर्फ केले लगेंगे और यहाँ सिर्फ ये फसल लगेंगी, गुलाब का फूल लगेगा, इसको हम इस तरह एक्सपोर्ट करेंगे, जिसको गवर्नमेंट की सतह पर एक्सपोर्ट करने के भी अरेंजमेंट्स बनाने चाहिए कि वो जब प्रोड्यूस करें उसके बाद एक्सपोर्ट किस तरह करें, तो ही इस पानी के उसको मैनेज किया जा सकता है। हमारे पास पानी मौजूद है जो मुख्तलिफ ज़राए से ज़ाया हो रहा है, समंदर में ज़ाया नहीं हो रहा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़ाया हो रहा है, और उसको हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक बड़ा मसला है, तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो हम मैनेज करेंगे, अगर आपकी जो सिफारिशात हैं उनकी रोशनी में, तो ऐसे कौन कौन से मफादात या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनको कि इनसे धचका लग सकता है कारोबारी या अदरवाइज, और वो इसकी राह में रुकावट बने हुए? देखिए, एक तो जो वडेरा शाही जो वो है वो एक बन सकती है कि भाई हम ट्रेडिशनल पैटर्न से नहीं हटेंगे। दूसरा, जो जिनके स्टेक्स हैं डैम बनाने के अंदर, वो एक बड़ा मसला हो सकता है। और यानी इस तरह के लोग जो हैं जो कि उसके बेनिफिशरी हैं, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर या मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर के जो बेनिफिशरीज हैं, वो लाजमी तौर पर उनका एक रिएक्शन, मसनूई खाद वाले, मसनूई खाद से लेकर एक लंबी लिस्ट है कि अगर आप इसको पानी को देखें, डैम जो है ना, डैम उसको एनवायरमेंटलिस्ट ऐसे गनाते हैं कि आपके ब्लड सर्कुलेशन पर एक ड्रिप लगा दी जाए कि यार इसमें हम पानी ब्लड जमा करते हैं, आपको जब वीकनेस होगी हम वापस दे देंगे। वो इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। सारी दुनिया से डैम ख़त्म हो रहे हैं, यूएस से 1500 डैम 3 सालों में ख़त्म हुए, 2050 तक सारे डैम ख़त्म कर चुके होंगे। रिवर जो है वो खुद एक ज़िंदा चीज़ है, उसको बहने दिया जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ी तहरीक भी चल रही होती है, मुख्तलिफ हमारे यहाँ भी चल रही। अरुंधति राय जो इंडिया में सबसे बड़ी उनकी तहरीक थी,
और एक बड़ी कामयाब तहरीक चली हमारे यहाँ भी, मगर उसको सुना नहीं जाता। ये वो सारे बेनिफिशरीज नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये समझा दें कि नहर में पानी कैसे आएगा। नहीं, नहर में पानी जो है वो इतना ही पानी चाहिए हमें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो। जहाँ 10 MF जा रहा हो उससे 6 कर दें, और 4 जो है उसके लिए एक नई नहर बना दें, उसकी और जो फसल है उसको ट्रेडिशनल से हटाकर नए पैटर्न पर ले आएं और बता दें कि ये एरिया इस काम के लिए और ये एरिया इस काम के लिए। तो क्या तजर्बाती तौर पर भी ये जो एग्रीकल्चर में ये जो जिद्दत है अभी शुरू हुई है, या अभी तक सिर्फ थियोरेटिकली? नहीं, ये तो डिनाइल है ना। पहले तो हम मिथ की बात कर रहे हैं, फिर हम एक डिनाइल है कि हम मिथ के ऊपर ही तो पॉलिसियां बना रहे हैं। हाँ, तो उस पर जो है अब देखें ना, हमारी एक्सपोर्ट इस साल जो है राइस की बढ़ी है, 1.2 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो हो चुकी है। अब इस तरह हम हर साल अगर बढ़ा रहे हैं, उसके बाद बीफ जो है, अभी आपने देखा होगा ये सीपेक के बाद जो गारों के पास कभी कभी फोटो ट्विटर पे आता है, वो होली काऊ की तस्वीर जो आती है, वो जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ किस तरह जो है, और इस पर कोई वो पॉलिसी नहीं बनी हुई कि कौन चीज़ क्या कितनी एक्सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। अच्छा, ये जो हमें डराते रहते हैं केप टाउन का नाम ले लेके कि जैसे केप टाउन में पानी की लोग बूंद बूंद तरस गए पिछले मौसम गर्मा में, उसी तरह कोयटा वाले 10 साल बाद उन्हें पानी नहीं मिलेगा, ग्राउंड वाटर 2000 फुट से भी नीचे जा रहा है, पानी दिया लाहौर वाले बूंद बूंद को तरसेंगे। तो ये डरावनी ख्वाब जो है वो कितने डरावने हैं? अगर यही फेयर सिस्टम अनफेयर सिस्टम चलता रहा और मिसमैनेजमेंट चलती रही तो बिल्कुल ये चीज़ें सच साबित होंगी। मगर अगर हम कोयटा को एक नाली निकाल कर थोड़ा सा पानी अगर अपनी एग्रीकल्चर में से 0.005 ऊंचाई पे है, आप देखें थर कोल के अंदर पानी अगर जा सकता है तो ये टनल निकाल सकते हैं मुशर्रफ के दौर में इतने बड़े एरिया के अंदर। पॉसिबल, कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। कोयटा को रिवर इंडस से पानी देना इम्पॉसिबल नहीं है, ऊपर हो या नीचे हो, ये 2 स्टेशनें लगानी है और पंप करना है, ये कोई मसला नहीं है। थर कोल के लिए जो पानी दिया जा रहा है ये बेराजी पानी है ना, दरियाई पानी? कुछ दरियाई पानी और कुछ जो है वो RBOD का पानी है। RBOD का पानी, बहरहाल वो भी दरियाई ही होगा ना, वो उस लिहाज से। तो इससे जो है आम थरी को भी फायदा हो रहा है या सिर्फ थर कोल को भी फायदा? नहीं, ये घुमा फिरा के सिर्फ कोल के लिए ले जा रहा है, क्योंकि उसके प्रोसेस में ये काम उसको एग्रीकल्चर के लिए नहीं दे सकते। अब देखें, आप अगर राजस्थान को देखें तो राजस्थान भी हमारे थर जैसा है, वहाँ भी सीवियर इसी तरह ड्राउट आते थे। 1974 में उनकी कैबिनेट बैठी, उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, तो उसके बाद एक डिसाइड हुआ, जो हमारी 2 रिवर्स 3 पे उन्होंने कब्जा किया था, उससे एक कैनाल निकाला, इंदिरा गांधी कैनाल, और ले जाकर राजस्थान में छोड़ दिया, और उनको कहा कि आज के बाद आपकी कहता है या जो भी है, हम आपको ना कोई गंदम देंगे ना कुछ। उसके बाद राजस्थान में कोई कहत नहीं आता, क्योंकि पानी पहुंचा दिया। हम किसके दरिया पे कब्जा करें और कहाँ से नहर निकालें? नहीं, देखें, नहर मैंने आपको बताया कि अगर थर कोल के लिए नहर निकल जा सकती है, तो अगर हम इस एग्रीकल्चर में से कुछ पानी उठा के 2 नहर, अगर एक नहर ही निकाल के अगर उनको पानी दे दें, तो ये कोई हर साल हमें ना गंदम देनी होगी, ना हमें ये रोज़ कोई ड्रामे करने होंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी ना, नाम कैसे आएगा? नाम आप वो मशहूरी कैसे? नाली के ऊपर पैर रख के भी फोटो खिंचवा सकते हैं। ये जो वाटर पॉलिसी पिछली हुकूमत ने दी है, आपने तो पढ़ी होगी, क्या समझते हैं, अच्छी है? देखें, इसमें भी चीज़ें बहुत सी क्लियर नहीं हैं, इसमें इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। मैं फिर वो कह रहा हूँ कि वो जो मिसमैनेजमेंट है उसको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, उसको जो है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का जब तक आप मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, शॉर्टेज मसला नहीं है, मैनेजमेंट मसला है। पानी हमारे सिस्टम में मौजूद है, उसको कहाँ कितना देना है, यानी एक जगह अगर हम 10 MF देकर उसको ज़ाया कर रहे हैं, उसको अगर 6 MF से 4 MF से काम चल रहा है, तो बाकी पानी को हम किसी और जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक फसल पे अगर हम जैसे वीट पर या राइस पर या कॉटन पर बहुत ज़्यादा पानी आता है, उसी को अगर हम चेंज कर लें और जो कम पानी वाली फसलें हैं वो लगा दें, हमारा मसला हल हो सकता है। कोई ऐसा मुल्क आपकी नज़र में हो, करीब या दूर, कि जिसने इस चीज़ को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने ये किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राइस प्रोडक्शन कम की है पिछले कुछ सालों में। उनके एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर आप ये राइस को कम करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया ने ये की और सक्सेसफुली उन्होंने की है। उसकी जगह उन्होंने फ्रूट्स जो हैं वो मुतारिफ कराए। अच्छा, हाँ।
नहीं, लेकिन पानी का मसला ज़ाहिर है ये तो एक वो देखिए इस तरह की मिसमैनेजमेंट इतने बड़े लेवल पर मुझे नहीं नज़र आती किसी मुल्क में। हम तो अय्याशी कर रहे हैं ना, यानी हम लुटा रहे हैं। हाँ, टॉप पर मुझे लगता है कि हम लुटा रहे हैं। हाँ, कि पानी जो है वो हर जगह से हम जो है उस तरह लुटा जहाँ नहीं है वहाँ बिल्कुल नहीं है, जहाँ है वहाँ लुटा रहे हैं। और उसके बाद आप देखें ना, आप शादी हाल के बाहर जाएं, कितना राइस और कितना फूड वेस्ट होता है, या हम घरों में अपनी या आम मरा की ज़िंदगी में, तो वो फूड नहीं होता ना, वो पानी होता है। सही बात। उसकी अगर वाटर कैलकुलेशन पे आप जाएं कि एक ढेर लगा दिया आपने बिरयानी का, बाहर फेंक दिया, और उसके अंदर चिकन भी है और उसके अंदर गोश्त भी है, तो वो पानी का एक पूरा तालाब है। हाँ, उसके पीछे हज़ारों लीटर पानी है। हाँ, खाना फेंका गया। अगर ये बात हम अगर समझ जाएं कि एक फूड के अंदर पानी की कैलकुलेशन क्या है, कि यार एक अंडे के अंदर कितना लीटर है और एक राइस में कितना है और चाय के एक कप में कितना पानी है, तो उसके बाद फिर हम कदर होगी कि यार हम ज़ाया नहीं करें। और ये जो है, एक तो आर्टिफिशियल तरीका आपने बारिश का बता दिया। अच्छा, ग्लेशियर्स को भी जाहिर है आप आर्टिफिशियली तो उसको नहीं वो उतना तेज़ कर सकते उसका बहाव, तो अगेन बलूचिस्तान की हद तक एक दो डैम बनाए लोगों ने। हमने एक प्रोग्राम भी किया था ज़ोब में, एक साहब उन्होंने वो जो चेक डैम है ना, वो बड़े कामयाब हो सकते हैं। हाँ, यही मैं चेक डैम जो है वो कि एक फ्लो है, फॉर एग्जांपल किसी हिली एरिया में, वो प्याले में जमा हो जाए, आपने एक जो है वो उसकी दीवार खड़ी कर दी कि पानी जो ऊपर से आ रहा है वो जमा हो गया और उसी पे जो के चला गया, आजू बाजू के जो भी गांव गोट थे उसके अंदर पानी की लेवल जो है वो बढ़ गई। चेक डैम जो है थर में भी बनाए गए हैं, 7-8 डैम बन चुके हैं। कारूंझर में है, हाँ, कारूंझर में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो बने। वो डैम क्योंकि जो हमारे एरिड जोन है जहाँ पर नहरी पानी नहीं है, तो वहाँ बड़े पैमाने पर बनाने चाहिए डैम, जो चेक डैम, छोटे डैम ठीक है, छोटे डैम ठीक है, रिवर इंडस पे या रिवर्स पर ना बनाएं हम। उसके बजाय अगर हम इधर उधर बनाएं, मतलब बारिश के पानी इकट्ठा करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है घर में बड़े तजर्बे हो चुके हैं और उस पर बड़े कामयाब तजर्बे हुए हैं। कि एक गाँव है, अगर 200 घरों पे मुश्तमिल है, वहाँ पे उन्होंने एक खड्डा लगा के जियो मेम्ब्रेन लगा के और उसमें पानी जमा किया और 2-2 साल तक चला है। मैं उसका शाहिद हूँ कि वो पानी बड़ा बेहतरीन तरीके। हाँ, तो यही वो स्टोरेज है जिसकी हम भी बात कर रहे थे। एक चीज़ जो बहुत कहा जाता है, जिसके बारे में बहुत सर्वेज भी आते हैं हर साल, कि जो पानी है वो महफूज नहीं है पीने के लिए, ठीक है, और उसकी वजूहत ये होती हैं कि हम उस सीवेज भी मिला देते हैं, बाकी सारी वो चाहे नहर हो, दरिया हो या नदी नाले हों। मसलन मैं अपनी मिसाल बताऊं कि इस्लामाबाद में जितने नाले गुजर रहे थे उन्हें ज़ाहिर स्ट्रीम्स उस वक्त कहा जाता था, क्योंकि वो बारिश के जिस तरह आपने कहा वो आते थे और इतना साफ़ पानी होता था कि वहाँ लोग स्विमिंग भी करते थे, नेचुरल वो सारा था। इसी तरह मरी से जो आता है छत्तर के होते हुए। अब क्या हुआ है कि हर जगह कसाफत है, तो ये भी तो एक बड़ा मसला है कि वहाँ से चाहे वो इंडस्ट्रियल जो पानी अवेलेबल है वही हम गंदा कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस दोनों इश्यूज के बाद, मिसमैनेजमेंट, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, ये जो वाटर पोल्यूशन है, ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जो 26-27 बड़े शहर हैं उनके पास ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। वो सारा का सारा पानी ईमानदारी से अपना गंदा पानी वो दरियाई सिंध में या किसी दरिया में डालते हैं। हमने अपने पूरे वेटलैंड्स जो हैं, मंछर लेक जो एशिया की सबसे बड़ी जो थी मीठे पानी की, उसको हमने उसके अंदर कड़वा कर दिया पानी, उसका एग्रीकल्चर वेस्ट डाल जहरीला कर दिया, उसमें RBOD लाकर डाल दिया उसके अंदर, तो वो ख़त्म हो गई। किंजर झील जो हम पानी पीते हैं कराची में, वो कोटड़ी से शुरू होता है, उसके अंदर कोटड़ी की जो इंडस्ट्रीज हैं उसका पानी जाता है, फिर नूरियाबाद का पानी जो है वो वहाँ पर जाता है, फिर ठट्टा शहर का जो फुजला है वो उसके अंदर जाता है। बस हाय हाय, जॉन एलिया का शेर है, चबालें खुद ही क्यों ना अपना ढांचा, तुम्हें रातें मुहैया क्यों। हम अपने ज़खायर के साथ ये वही अपने ज़खायर खुद ये मुसीबत। तो अच्छा, एक बात है, क्या ये प्रोग्राम जो है मायूसी में ख़त्म करना है या कोई अच्छी बात करनी है? अच्छी बात कोई करनी है तो कर लें। अच्छी बात मेरे ख्याल में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान अगर उसको अवेल करे, जैसे ये COP24 हुए हैं, उसके बाद हम 8वें नंबर पर वल्नरेबल हैं, तो मुख्तलिफ दुनिया की ममालिक, वो लोग जिन्होंने गंद किया था, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुई है, वो पैसे देने को तैयार है अगर हम अपना केस इंटरनेशनली बेहतर तरीके से पेश कर सकें। और पैसे लेके हम क्या करेंगे? उसको फिर इस कामों पर लगाएं, फिर इसी एल में डल जाएगा। नहीं, मिसमैनेजमेंट को ख़त्म करें, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन को ख़त्म करें और उसके अल्टरनेट्स बेस पर, और उसको एग्रीकल्चर के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये कितनी आसानी से कितनी मुश्किल बातें कर रहे हैं बारे में। हाँ, लेकिन ये कि
ऑल इज स्टिल नॉट लॉस्ट। हम अभी भी कितने साल है हमारे पास? हाँ। नहीं, सूरत हाल बिल्कुल ख़राब नहीं है। ये तो है, पानी बिल्कुल है, मगर हम उनको सिर्फ ये हम सीख जाएं कि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूट और मैनेजमेंट को अगर हम बेहतर कर लें, जो मेरे ख्याल में अब शायद समझ में आ जाए। और पानी को गंदा ना करें, पानी को गंदा ना करें और ट्रीटमेंट्स प्लांट लगाएं। जैसे कराची का पूरा पानी हम ईमानदारी से फेंक देते समंदर में, और ये 26 शहरों को, इसमें अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और पानी, हम असल में पानी को पहले कमोडिटी समझें कि ये कीमती चीज़ है। हम उसको कुछ समझते नहीं है कि हाँ दरिया बह रहा है बस ठीक है, उसमें क्या मसला है। हाँ, आपकी शहर के बच्चे से पूछे पानी कहाँ से आता होगा, मैं नल खोलता हूँ पानी आ जाता है। तो वो उस तरह हम मासूम, उसको एहसास नहीं है, एहसास नहीं है, हमें भी नहीं है। तो वो एहसास का मतलब है कि एहसास जगाने की ज़रूरत है, उसके बाद फिर ये चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बहरहाल इतना ही है, इससे आप जो चाहें कंक्लूजन निकाल लें। मायूस होना चाहें मायूस हो जाएं, खुश उम्मीद रहना चाहें खुश उम्मीद रहें, आप पे फैसला छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच अमर गुरुरो साहब कि आपने, मेरे लिए तो बहुत ही, नहीं मेरे लिए भी और जिस तरह अगर ये कह रहे हैं तो कम से कम इस साल में उम्मीद तो ये जगा रहे हैं इस साल के पहले दिन 2019 सिर्फ मैनेज कर लें तो अभी भी जो है चीज़ें बेहतर हो। पहले तो मामलात मैनेज करें फिर ये करें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और हाँ, ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।